Hello students, this is our next topic of chemistry chapter 1 chemical reactions and equations। तो आज के टॉपिक हैं हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction and oxidation and reduction reaction। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के होते हैं केमिकल रिएक्शन। उन टाइप्स में कौन कौन से आते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, यानी कि आपस में जुड़ना। तो वो रिएक्शंस जिसमें दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस जुड़ जाते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। In a combination reaction, two or more elements can combine to form a compound. Two or more compounds can combine to form a new compound, or an element and a compound can combine to form a new compound. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, या दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड्स जो होते हैं वो मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, या फिर कोई एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। पहला एग्जांपल है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये दोनों कंबाइन होंगे तो एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं जो है MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हम मैग्नीशियम रिबन वाले में भी हमने यही वाली इक्वेशन पढ़ी थी। अब इसमें क्या होता है, ये इक्वेशंस का एग्ज़ाम में कैसे आती हैं? जैसे आपको सिर्फ लिख के दे दिया कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसको क्या है, आपको इसकी इक्वेशन फॉर्म में लिखना होता है, इसको बैलेंस करके। और या फिर ऐसा भी आ सकता है कि जैसे आपको देते हैं कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन या गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आपको पूरा इसका वर्ड फॉर्म में और फिर जो एलिमेंट्स उसके सिंबलिक फॉर्म में भी लिखना होता है। ठीक है, इस रिएक्शन में हमने क्या देखा, दो एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये कंबाइन हो रहे हैं तो एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, तो यानी कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ और वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एग्जाम्पल 2 है हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। H2 जब कंबाइन होगा O2 से तो वो बनाता है H2O। तो इस रिएक्शन में क्या है, दो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल कंपाउंड वाटर बना रहे हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसलिए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल 3 है कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसमें भी दो एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन जो कंबाइन होकर बना रहे हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल 4 है हाइड्रोजन कंबाइंस विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। जब H2Cl2 यानी क्लोरीन से कंबाइन होगा तो बनेगा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl एसिड होता है ना। सोडियम मेटल बर्न्स इन क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम मेटल है यानी कि Na किससे कंबाइन होगा, क्लोरीन से, Cl2 से। Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक जो हम खाते हैं। एग्जाम्पल 6 है आयरन पाउडर इज हीटेड विथ सल्फर, आयरन सल्फाइड इज फॉर्म। Fe प्लस S गिव्स FeS यानी कि आयरन प्लस सल्फर गिव्स आयरन सल्फाइड। आयरन का फॉर्मूला होता है, आयरन का सिंबल जो होता है हमारा वो होता है Fe, सल्फर का होता है S, तो ये कंबाइन होके बनाते हैं FeS। एग्जाम्पल 7 है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम या क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का आपको दो नेम बताए थे, लाइम या क्विक लाइम। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं वाटर, ये जब कैल्शियम ऑक्साइड होता है वाटर से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम।
द सब्सटेंस विच वी यूज़ फॉर वाइट वॉशिंग आवर हाउस इज़ लाइम। जो सब्सटेंस हम अपने घरों में वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं वो होता है लाइम या क्विक लाइम, विच इज़ कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। वी पुट कैल्शियम ऑक्साइड इन अ ड्रम एंड ऐड वाटर टू इट स्लोली। हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को ड्रम में रखते हैं और उसमें धीरे धीरे पानी डालते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर विग्रसली टू फॉर्म वाइट सॉलिड कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करता है और एक वाइट सॉलिड बनाता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें बहुत सारी हीट भी इवॉल्व होती है। मोर वाटर इज़ देन एडिड टू गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और अगर हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो उसमें और वाटर ऐड करना पड़ता है। दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज़ देन अप्लाई टू द वॉल्स ऑफ द हाउस विद अ ब्रश। फिर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को हम घर की दीवारों पर ब्रश की हेल्प से लगा देते हैं। The calcium hydroxide solution, when applied to the walls, reacts slowly with the carbon dioxide gas present in air to form a thin shining layer of calcium carbonate on the walls of the house। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है, इसको जब हम वॉल्स पर लगाते हैं तो ये धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करता है जो कि एयर में प्रेजेंट होती है, जिससे कि थिन और शाइनिंग लेयर बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो इसकी इक्वेशन है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव CaCO3 प्लस H2O, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। Since this process gives a white shiny appearance to the wall of house, it is called whitewashing. The calcium carbonate is actually formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. ये प्रोसेस क्या होता है, ये वाइट शाइनी अपीयरेंस देता है वॉल्स को, इसीलिए इसको वाइट वॉशिंग कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट वाइट वॉशिंग करने के 2 या 3 दिन बाद एक्चुअल में फॉर्म होता है, तो उसी से फिर शाइनी फिनिश आता है वॉल्स पर। इसी का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का 8th एग्जाम्पल है अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। दिस कैन बी रिटन एज, अमोनिया रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड से तो वो बनाता है अमोनियम क्लोराइड, यानी NH3 प्लस HCl गिव्स NH4Cl। Example 9, carbon monoxide reacts with oxygen to form carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो होता है CO2, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड यानी मोनोऑक्साइड यानी सिर्फ एक ऑक्सीजन, तो CO प्लस O2 गिव्स CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। Example 10, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी SO2 प्लस O2 गिव्स SO3। Next is decomposition reactions. Those reactions in which a compound splits up into 2 or more simpler substances are known as decomposition reaction। वो रिएक्शन जिसमें कंपाउंड टूट जाता है 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस में, उसको कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि एक कंपाउंड का 2 या उससे ज़्यादा में टूटना। द डिकम्पोजिशन reactions are carried out by applying heat, light और इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करने पर। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड एनर्जी विद ब्रेक अ कंपाउंड इनटू 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड्स। हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उससे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे कंपाउंड ब्रेक हो जाता है 2 या उससे ज़्यादा सिंपलर सब कंपाउंड्स में। प्लीज़ नोट दैट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वही जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। Example 1 है when calcium carbonate is heated it decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide। मतलब CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो ये CaO प्लस CO2 में टूट जाता है। इसमें हम एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन वाले लिख सकते हैं लेकिन उनको उल्टा करके। Example 2, when potassium chlorate is heated in the presence of manganese dioxide catalyst, it decomposes
टू गिव पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। यानी कि जब KClO3 हीट की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, KClO3 को हीट किया जाता है तो KCl प्लस O2 ये देता है। एग्जाम्पल 3 है, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड देता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। यानी FeSO4 को अगर हम हीट करेंगे तो ये देगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। In this reaction, the green color of ferrous sulfate changes to brown due to the formation of ferric oxide। इस रिएक्शन में जो फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, मतलब फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर चेंज हो जाता है ब्राउन में, फेरिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है इस वजह से। स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर इज़ ऑब्टेन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है तो जैसे कि सल्फर बर्न होता है तो उसकी स्मेल ऑब्टेन हो जाती है। इन दिस रिएक्शन वन सब्सटेंस इज स्प्लिटिंग अप इंटू 3 सब्सटेंसेस। इस रिएक्शन में एक सब्सटेंस 3 सब्सटेंसेस में टूट रहा है, सो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। It is actually a thermal decomposition reaction. Please note that ferrous sulfate is also known as iron second sulfate and ferric oxide also known as iron third oxide. और इसमें ये एक्चुअल में कौन सा रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें हीट हो रही है इसलिए थर्मल। और फेरस सल्फेट को आयरन सेकेंड सल्फेट भी बोलते हैं या फिर सिर्फ आयरन सल्फेट भी बोलते हैं, और फेरिक ऑक्साइड को आयरन थर्ड ऑक्साइड भी बोलते हैं। द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स विच आर अवेलेबल इन द साइंस लेबोरेटरी आर एक्चुअली फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं जो हमारी साइंस लैब में होते हैं वो एक्चुअली फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के होते हैं। मतलब FeSO4 7H2O, मतलब 7H2O होते हैं इसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं और ये क्रिस्टल्स होते हैं ग्रीन कलर के। व्हेन ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट क्रिस्टल्स आर हीटेड they first lost 7 molecules of water of crystallization to form anhydrous ferrous sulfate which is white in color। जब इन फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट क्रिस्टल्स को हीट किया जाता है तो ये सबसे पहले अपने 7 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वाटर के उनको अलग कर देते हैं और एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बनाते हैं, यानी FeSO4 बनाते हैं जो कि वाइट कलर की होती है। एंड देन दिस एनहाइड्रस फेरस सल्फेट डिकम्पोजेस टू गिव फेरिक ऑक्साइड। और उसके बाद ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट डिकम्पोज हो जाती है और फेरिक ऑक्साइड हमें देती है, सल्फर डाइऑक्साइड देती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड देती है। In the above equation, we have written ferrous sulfate crystals without water of crystallization just to keep the equation simple। ऊपर वाली ये जो इक्वेशन लिखी है ये सिर्फ इतनी ही लिखी गई है, मतलब इसमें 7H2O वाली नहीं लिखी गई है इक्वेशन को सिंपल करने के लिए। We can carry out the decomposition reaction of ferrous sulfate in the laboratory as follows। अब हम इसको लैब में कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले 2 ग्राम्स ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेने हैं ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर ग्रीन इन कलर, और ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे। उसके बाद हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर अ बर्नर, और बर्नर पर इस बॉइलिंग ट्यूब को हीट करना है और इसको अपने माउथ को इससे दूर रखना है। The green color of ferrous sulfate crystals first change to white and then brown solid is formed। सबसे पहले ये जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट क्रिस्टल होंगे वो चेंज हो जाएंगे वाइट में और उसके बाद ब्राउन सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। गैस हैविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर कम्स आउट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, और एक गैस बाहर निकलेगी उसमें जलते हुए सल्फर की स्मेल आएगी। We should smell the gas by turning it gently towards our nose with a blow of our hand and not by bringing the mouth of boiling tube under our nose। इसको हमें ध्यान से स्मेल करना है दूर से, मतलब अपना मुंह इसके पास नहीं ले जाना है, थोड़ा दूर से ही इसको स्मेल करना है।
इसी का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक और एग्जांपल है। व्हेन लीड नाइट्रेटेड इज हीटेड स्ट्रांगली इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंसेज लाइक लीड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। यानी कि जब PbNO3 का होल ट्वाइस हीट होगा तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 देगा। इस प्रोसेस को हम कर सकते हैं। सबसे पहले 2 ग्राम्स लीड नाइट्रेट पाउडर लेंगे बॉइलिंग ट्यूब में। लीड नाइट्रेट कलरलेस कंपाउंड होता है। फिर बॉइलिंग ट्यूब को होल्ड करेंगे टेस्ट ट्यूब होल्डर में और उसको हीट करेंगे बर्नर पर। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस आर इवॉल्व विच फिल द बॉइलिंग ट्यूब। उससे क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के जो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं वो बॉइलिंग ट्यूब के आसपास वो पूरे उसमें आ जाएंगे। If a glowing splinter is held over the mouth of boiling tube, it catches fire and starts burning again. This shows that oxygen gas is also evolved during this reaction. अगर एक glowing splinter माउथ पर आ जाता है बॉइलिंग ट्यूब के तो वो फायर कैच कर लेगा और दोबारा से जलने लगेगा। इसका मतलब उसमें ये शो हो रहा है कि ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व हो रही है इस रिएक्शन के दौरान। अ येलो सॉलिड इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द बॉइलिंग ट्यूब। और लास्ट में क्या होगा, एक येलो सॉलिड बचेगा बॉइलिंग ट्यूब के अंदर और ये जो होगा वो होगा लीड मोनोऑक्साइड। और लीड मोनोऑक्साइड रेडिश ब्राउन होता है जब गर्म होता है और जब वो कोल्ड हो जाता है तो येलो कलर का रह जाता है। और ये जो रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके होती है। एग्ज़ाम्पल 5 है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके, मतलब अब जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके। पहले वाले थे सब हीट को यूज़ करके, ये है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके। जैसे कि वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यानी H2O को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं H2O से तो वो H2 प्लस O2 में टूट जाता है। इसको हम कैसे करेंगे, एक वाइड माउथ ग्लास बॉटल लेंगे और उसको स्टैंड पर फिक्स करेंगे इन्वर्टेड पोर्शन में, जैसा कि इसमें शो किया है। रबर कॉर्क हैविंग 2 होल्स इज़ फिटेड इन द नेक ऑफ द बॉटल। रबर कॉर्क जिसमें 2 होल्स होंगे उसको बॉटल के नेक पर फिक्स कर देंगे, फिट कर देंगे। 2 कार्बन रॉड्स आर फिक्स्ड इन 2 होल्स ऑफ द कॉर्क टाइटली। और 2 कार्बन रॉड्स को अच्छे से फिक्स करेंगे उस कॉर्क के दोनों होल्स में। फिल द ग्लास बॉटल 2/3 विथ वाटर। ग्लास बॉटल को 2/3 भर देना है पानी से। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। फिर उस पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डालनी है वाटर में। 2 similar test tubes filled with water are carefully inverted over the 2 carbon electrodes by keeping thumb over their mouth so that initially they remain completely filled with water. फिर 2 similar test tubes जिसमें वाटर भरा होगा उसको केयरफुली इन्वर्ट कर देना है उन 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स पर। और कैसे करना है, उस पर हम थंब रखेंगे उसके माउथ पर, उनके टेस्ट ट्यूब के माउथ पर हम थंब रखेंगे और उसको ध्यान से इन्वर्ट कर देंगे जिससे कि उसमें पूरी तरीके से वो वाटर भरा रहे। कनेक्ट द आउटर एंड्स ऑफ कार्बन रॉड्स टू द 2 टर्मिनल्स। फिर जो आउटर एंड्स होंगे कार्बन रॉड्स के उनको दोनों टर्मिनल यानी प्लस और माइनस टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। और 6 वोल्ट बैटरी को भी कनेक्ट करना है वायर्स से और उसमें स्विच होना चाहिए। द लेफ़्ट साइड कार्बन रॉड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल इज़ कॉल्ड कैथोड। मतलब जो लेफ़्ट साइड है कार्बन रॉड का उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है जिसको हम कहेंगे कैथोड, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और जो राइट साइड कार्बन रॉड होगी उसको पॉजिटिव टर्मिनल से करना है और उसको हम कहेंगे एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। फिर pass in electric current through water by turning on the switch and leave the apparatus undisturbed for some time. फिर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करना है वाटर के थ्रू स्विच ऑन करके और उसको जो apparatus है उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है कुछ समय के लिए, मतलब उसको हिलाना डुलाना नहीं है। We will see the bubbles of gases being formed at both the carbon electrodes inside the test tube containing water. फिर हमें क्या दिखेगा, बबल्स दिखेंगे गैसेस के जो दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड्स में फॉर्म्ड हो जाएंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर जिनमें वाटर होगा।
These gases are formed by the decomposition of water on passing electricity. ये गैसेस वाटर के डिकम्पोजिशन की वजह से फॉर्म होती हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वाटर का डिकम्पोजिशन हो जाता है, इसी वजह से ये गैस फॉर्म होती हैं। द गैसेस फॉर्म्ड एट द टू इलेक्ट्रोड्स गो ऑन कलेक्टिंग इन द टॉप पार्ट्स ऑफ द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स एंड द वाटर लेवल इन दिस टेस्ट ट्यूब्स फॉल्स ग्रेजुअली। और ये जो गैसेस फॉर्म होंगी इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में, ये टॉप पार्ट्स पर कलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि टेस्ट ट्यूब उल्टे रखे थे तो उनके जो टॉप पार्ट होगा उस पर कलेक्ट हो जाएंगी, और जो वाटर लेवल होगा इन टेस्ट ट्यूब का वो कम हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब इज़ नॉट द सेम। और जो वॉल्यूम होगा गैसेस का वो टेस्ट ट्यूब, दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम नहीं होगा। The volume of gas collect on the negative electrode is double the volume of gas collected on the positive electrode. मतलब जितना नेगेटिव इलेक्ट्रोड में गैस होगी वो डबल होगी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से। मतलब जितनी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में होगी वो उससे डबल होगी नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाली। Keep on passing electric current till both the test tubes are completely filled with respective gases. इलेक्ट्रिक करंट को तब तक पास कराना है जब तक टेस्ट ट्यूब completely filled ना हो जाएं। Then remove the gas filled test tubes carefully and test them one by one by bringing a burning candle close to the mouth of each test tube. फिर क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते जाना है जब तक वो पूरी तरीके से फिल ना हो जाए। उसके बाद गैस फिल हो जाएगी टेस्ट ट्यूब में, उनको ध्यान से रिमूव कर देना है, उन टेस्ट ट्यूब को रिमूव कर देना है और उनको धीरे से एक एक करके टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करेंगे, बर्निंग कैंडल को हर टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास ले जाकर। When a burning candle is brought near the mouth of left side tubes, the gas in it burns rapidly, making a popping sound. जब हम लेफ़्ट साइड के टेस्ट ट्यूब के पास बर्निंग कैंडल को ले जाएंगे तो वो जो गैस होगी वो और जल्दी बर्न होने लगेगी और उसमें पॉपिंग साउंड आएगी, मतलब हल्का सा एक्सप्लोजन सा होगा। वी नो दैट हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होती है। सो द गैस कलेक्टेड इन द लेफ्ट टेस्ट ट्यूब ओवर नेगेटिव इलेक्ट्रोड हैड द डबल विच हैड डबल वॉल्यूम और टू वॉल्यूम इज़ हाइड्रोजन। इसका मतलब जो गैस कलेक्ट हुई है लेफ्ट टेस्ट ट्यूब में, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, वो हाइड्रोजन है। When the burning candle is taken near the mouth of the right side test tube, the candle starts burning brightly. और जब हम राइट साइड वाले पर ले जाएंगे तो ये जो कैंडल होगी वो ब्राइटली बर्न होने लगेगी। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ये जो ऑक्सीजन गैस है उसके अंदर, जिससे कि थिंग्स ब्राइटली बर्न होने लगती हैं। सो द गैस कलेक्टेड इन राइट साइड टेस्ट ट्यूब ओवर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज़ ऑक्सीजन। तो जो गैस कलेक्ट हुई है राइट साइड टेस्ट ट्यूब में यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो होगी ऑक्सीजन। Since the electrolysis of water produced 2 volumes of hydrogen gas and 1 volume of oxygen gas, we conclude that the ratio of hydrogen and oxygen elements in water is 2:1 by volume. तो जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है वाटर का, उसमें 2 वॉल्यूम होते हैं हाइड्रोजन गैस के और 1 वॉल्यूम होता है ऑक्सीजन गैस का। इसीलिए हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो रेशियो है उसको हम 2:1 लिखते हैं। इन अदर वर्ड्स, electrolysis of water shows that water is a compound made up of 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen. अदर वर्ड्स में कहें तो जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है वो शो करता है कि वाटर एक वो कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन के 2 पार्ट और ऑक्सीजन का 1 पार्ट आता है और वो उसी से मिलकर बना होता है। तो इसीलिए वाटर का फॉर्मूला है H2O। तो ये हमारा एग्जाम्पल था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जो अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। एग्जाम्पल 6 है, when electric current is passed through molten sodium chloride, it decomposes to give sodium metal and chlorine gas. मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाएगा मोल्टन सोडियम क्लोराइड से तो सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस उसमें से निकलेगी। यानी NaCl को जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो Na+Cl2 बनेगा। Example 7, when electric current is passed through molten aluminium oxide, it decomposes to give aluminium metal and oxygen gas. It means Al2O3 को जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे हम तो Al
प्लस O2 में ये टूट जाएगा। एग्जाम्पल 8, सिल्वर क्लोराइड को जब हम लाइट में एक्सपोज करेंगे तो वो सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस निकालेगा, मतलब कि AgCl को जब लाइट दी जाएगी तो Ag + Cl2 बनेगा। इसके लिए हमें करना है 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेनी है चाइना डिश में, वो वाइट कलर में होता है। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए इस चाइना डिश को सनलाइट में रखना है। वी विल फाइंड दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रेइश वाइट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। उसके बाद हमें क्या दिखेगा कि जो वाइट कलर की सिल्वर क्लोराइड थी वो थोड़ी ग्रेइश वाइट हो गई है सिल्वर मेटल के फॉर्मेशन की वजह से। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे एज सिल्वर क्लोराइड विद लाइट एनर्जी। जो सिल्वर ब्रोमाइड होती है वो भी सेम तरीके से बिहेव करती है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड बिहेव करती है उसी तरीके से सेम तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड भी बिहेव करती है जब हम उसको लाइट एनर्जी में रखते हैं। तो जब सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट में एक्सपोज करेंगे तो वो डिकम्पोज होगी और बनाएगी सिल्वर मेटल एंड ब्रोमीन वेपर्स, यानी AgBr when exposed to light gives Ag + Br2। इस रिएक्शन में पेल येलो कलर आएगा सिल्वर ब्रोमाइड का और वो चेंज हो जाएगा ग्रेइश वाइट में फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल की वजह से। यूजेस क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के? द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सेवरल मेटल्स फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स लाइक क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी से होता है वो ज़्यादातर यूज़ किस लिए होता है? कई तरीके के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। उनके क्लोराइड्स ऑक्साइड्स में से कई तरीके के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। व्हेन द फ्यूज्ड मेटल क्लोराइड और मेटल ऑक्साइड इज डिकम्पोज्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी देन मेटल इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। जब फ्यूज्ड मेटल क्लोराइड या मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज होती है इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने से, तो जो मेटल प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है कैथोड पर। जैसे कि एग्जांपल है सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस से, मोल्टन सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से। जब जहाँ क्या होगा एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट होगा मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के इलेक्ट्रोलिसिस से। जो एग्जांपल दिया गया है 6 और 7 उस पर, वही एक इसका एग्जांपल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन आर बॉडी, हमारी बॉडी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है? द डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है वो एग्जाम्पल होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जब हम बहुत सारे फूड जैसे कि वीट राइस पोटैटो खाते हैं तो स्टार्च प्रेजेंट होता है उनमें, तो स्टार्च डिकम्पोज होता है सिंपल शुगर्स में जैसे कि ग्लूकोज में, और प्रोटीन्स डिकम्पोज होते हैं अमीनो एसिड्स में। अब कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला एंड राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X विद वाटर। अब एक सॉल्यूशन है X जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, उस सब्सटेंस का नाम देना है। सब्सटेंस का नाम क्या है X का? वाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होता है तो X का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। उसकी रिएक्शन लिखनी है तो इक्वेशन जो है कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ वो वही लिखनी है, जैसे CaO + H2O गिव CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है ना। ऐसी सैम्पल प्रॉब्लम 2 है, ये आपको पढ़नी है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट्स टेक place of another element in a compound are known as displacement reaction। वो रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि जब जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से ये क्या कर रहा है, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर आर ऑब्टेन। जब जिंक मेटल की स्ट्रिप को प्लेस किया जाता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर बनता है, जैसे CuSO4 + Zn gives ZnSO4 + Cu। इसमें Cu की जगह ले ली Zn ने, बाकी इक्वेशन सेम है। Cu की जगह Zn ने ले ली और Zn की जगह Cu ने। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
उसमें क्या है, CuSO4 प्लस Mg गिव्स MgSO4 प्लस Cu। इसमें Cu की जगह Mg ने ले ली, Mg की जगह Cu ने ले ली, बाकी सेम है। थर्ड है ये आयरन मेटल का और कॉपर सल्फेट का है, CuSO4 प्लस Fe। तो इसमें Cu की जगह Fe ने ले ली और Fe की जगह Cu ने। CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu। अब इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हुआ, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो, इसलिए उसने कॉपर की जगह ले ली। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के बीच का हम कैसे कर सकते हैं। 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, वो डीप ब्लू कलर का होगा। फिर बड़ी सी आयरन नेल लेनी है, उसके सरफेस को सैंड पेपर से रब करके क्लीन करना है। फिर उस क्लीन आयरन नेल को टेस्ट ट्यूब में रखना है जिसके अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा, और आयरन नेल को उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कम से कम आधे घंटे के लिए रखना है। आधे घंटे बाद हम उसमें देखेंगे, आयरन नेल को हम बाहर निकालेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। उसमें हमें दिखेगा कि जो आयरन नेल है वो रेड ब्राउन लेयर से कवर हो गई है, मतलब कॉपर मेटल की रेड ब्राउन लेयर से वो कवर हो गई है। अगर हम टेस्ट ट्यूब को देखेंगे तो जो ओरिजिनल डीप ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो भी फेड हो गया है और वो सॉल्यूशन लाइट ग्रीन कलर का बन गया है फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट की वजह से, मतलब उसमें आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। इसलिए आयरन सल्फेट को हम फेरस सल्फेट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल 4 है CuCl2 प्लस Pb गिव्स PbCl2 प्लस Cu। इसमें मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सेम एग्जाम्पल 5th AgNO3 प्लस Cu गिव्स CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। एग्जाम्पल 6 Fe प्लस HCl गिव्स FeCl2 प्लस H2। Example 7 Mg plus 2HCl gives MgCl2 plus H2। 8th Na plus H2O gives NaOH plus H2। 9 है Cl2 plus Ki gives KCl plus I2। ऐसे ही इसके सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction। इस रिएक्शन में दो कंपाउंड रिएक्ट होते हैं, आयंस को एक्सचेंज करते हैं, जिससे कि दो नए कंपाउंड बनते हैं। मतलब दो कंपाउंड रिएक्ट होंगे बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस और फिर उससे दो नए कंपाउंड बनते हैं। जैसे कि जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ऐड करेंगे सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से तो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है सिल्वर क्लोराइड का और सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, यानी AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। इसमें भी क्या है, एक्सचेंज हो गए आयंस, Ag की जगह Na आ गया और Na की जगह Ag आ गया। एग्जाम्पल 2 है BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस NaCl। इसमें क्या होता है, एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्यूबल सॉलिड इज फॉर्म दैट सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, कोई भी रिएक्शन जिसमें इनसॉल्यूबल सॉलिड फॉर्म होता है जो सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाता है वो होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि प्रेसिपिटेट वही होता है जो सॉलिड अलग से फॉर्म होता है और सॉल्यूशन से अलग हो जाता है। इस रिएक्शन को हम कैसे कर सकते हैं, ये एक रिएक्शन है, उसको हम कैसे करना है, 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में 3 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ऐड करना है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन से, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का, ठीक है। नेक्स्ट इज BaCl2 प्लस CuSO4 गिव्स BaSO4 प्लस CuCl2। 4th CuSO4 प्लस H2S गिव्स US प्लस H2SO4। ऐसे ही बाकी के भी एग्जांपल्स हैं। फिर है सैम्पल प्रॉब्लम।
सैम्पल प्रॉब्लम आपको पढ़नी है ये। लास्ट है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। द अर्लियर कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज बेस्ड ऑन एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स। जो अर्लियर कॉन्सेप्ट है ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, वो बेस्ड है एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स के। मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो वो है ऑक्सीडेशन। ठीक है, दो चीज़ों को हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का ऐड होना भी ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना। जहाँ हाइड्रोजन ऐड नहीं हो रही है लेकिन ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो वो रिडक्शन है। और या फिर जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो या ना हो, हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो वो रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन में क्या है, हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन ऐड नहीं, ऑक्सीजन जैसे कि ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन है। और अगर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रही है लेकिन हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो भी ऑक्सीडेशन है। और रिडक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज़ जस्ट द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। जो प्रोसेस है रिडक्शन का वो ऑक्सीडेशन के बिल्कुल अपोजिट है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ भी हो सकते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन रिमूव करता है उसको भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, वो सब्सटेंस जो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन देता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। या वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव करता है उसको भी रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो रही हों वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब रिडक्शन का रेड ले लिया और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि CuO + H2, अगर इसमें हीट और देंगे हम तो Cu + H2O हो रहा है। तो इसमें क्या है, कॉपर एक्स ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है कॉपर से, है ना। तो इसमें क्या है, CuO जो है वो कॉपर, उसमें से ऑक्सीजन क्या है हट रहा है ना। तो ये ऐसे ऑक्सीजन इसमें रिमूव हो रहा है तो ये रिडक्शन, और H2 में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस H2 है, जो रिड्यूस सब्सटेंस है वो है CuO, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO है और रिड्यूसिंग एजेंट H2। एग्जाम्पल 2 है H2S + Cl2 गिव्स S + HCl। इसमें क्या है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, H2S में हाइड्रोजन रिमूव हो रही है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीडाइज सब्सटेंस H2S है, रिड्यूस सब्सटेंस Cl2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2, रिड्यूसिंग एजेंट H2S। एग्जाम्पल 3 भी है इसमें, ये भी ऐसे ही है, 4 भी, 5 भी ऐसे ही है। 5th जैसे 2Cu + O2 और हीट जब देंगे तो CuO। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है चाइना डिश में, वो रेड ब्राउन कलर का होगा। चाइना डिश को स्ट्रांगली हीट करना है बर्नर के ऊपर, ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म होगा, वो ब्लैक सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड होगा। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि जब कॉपर मेटल को एयर में हीट किया जाता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इस रिएक्शन को हम रिवर्स भी कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस पास करके, और कॉपर ऑक्साइड जो हीट किया है उसके ऊपर हम हाइड्रोजन गैस अगर पास करेंगे तो हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं और वापस कॉपर मेटल हमें मिल सकता है। लेकिन अगर if hydrogen gas is passed over heated copper oxide, then the black copper oxide is reduced and red brown copper metal is obtained.
अगर हाइड्रोजन गैस को पास कराएंगे हीटेड कॉपर ऑक्साइड से तो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होगा और रेड ब्राउन कॉपर मेटल बनेगा। Cu+H2 gives Cu+H2O। और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन सिमिलर है ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर के। फिर सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं। फिर इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एज वेल एज ऑन फूड। जो ऑक्सीडेशन है उसका मेटल पर डैमेजिंग इफेक्ट पड़ता है और फूड पर भी। द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन मेटल इज स्टडीड एज कोरोजन एंड दैट ऑन फूड इज स्टडीड एज रेंसिडिटी। और जो डैमेजिंग इफेक्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन का मेटल पर तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन, और फूड पर होता है तो रेंसिडिटी। तो यानी कि दो कॉमन इफेक्ट हैं ऑक्सीडेशन के, कोरोजन ऑफ मेटल और रेंसिडिटी ऑफ फूड। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन वो प्रोसेस होता है जिसमें मेटल्स धीरे धीरे एयर के एक्शन की, मॉइस्चर की वजह से ख़राब होने लगते हैं। उनके सरफेस पर एक एसिड सा जम जाता है या मतलब केमिकल सा जम जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। जो आयरन मेटल पर जंग लगना मोस्ट कॉमन फॉर्म है कोरोजन की। इसकी इक्वेशन है Fe+3O2 + 2xH2O गिव्स 2Fe2O3 .xH2O। xH2O इसलिए लिखा है कि हमें पता नहीं है कि H2O के कितने नंबर्स हैं, इसलिए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। कोरोजन से क्या होता है? आयरन जो होती है, आयरन ऑब्जेक्ट या स्टील ऑब्जेक्ट वीक हो जाता है और ख़राब हो जाता है और जल्दी ही टूट जाता है। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी होती है जो फूड पर होती है। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है वो कंडीशन जिसमें खाना जो है वो फैट्स और ऑयल्स में क्या होता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जो खाना जो है उसमें अजीब स्मेल आने लगती है और टेस्ट में चेंज आ जाता है, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से खाने की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और इसको रेंसिडिटी को हम कई तरीके से रोक सकते हैं। जैसे कि रेंसिडिटी को हम रोक सकते हैं फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाकर। जिन फूड में फ़ैट और ऑयल्स हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाकर। या फिर सेकंड वे है रेंसिडिटी को रोकने का, फ़ैट और ऑयल वाली चीज़ों को नाइट्रोजन गैस में पैक कर कर, मतलब जिस चीज़ को हम पैक कर रहे हैं उसमें नाइट्रोजन गैस फिल हो। थर्ड पॉइंट है उसको रेंसिडिटी को हम रोक सकते हैं खाने को फ्रिज में रख कर। खाना जो है उसको फ्रिज में रख देंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा। फोर्थ पॉइंट है रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर में अगर हम फूड को पैक करते हैं तो भी हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं, क्योंकि जब कंटेनर जो है वो एयर टाइट होंगे तो उसमें एयर नहीं जाएगी। एयर नहीं जाएगी यानी ऑक्सीजन नहीं जाएगी उसमें, तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फूड ख़राब नहीं होगा। फिफ्थ लास्ट पॉइंट है रेंसिडिटी को हम रोक सकते हैं फूड को लाइट से दूर रख कर। ठीक है, क्योंकि जब लाइट की एब्सेंस होती है तो फूड का जो ऑक्सीडेशन है वो स्लो हो जाता है, और रेंसिडिटी हम इससे रोक सकते हैं। उसके बाद है वेरी शॉर्ट आंसर, ये एक्सरसाइज है, चैप्टर हो गया फिनिश। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।